ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन क्या होती है? वेव मोशन क्या होती है भैया? जिसमें आपकी डिस्टरबेंस पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होती है? आगे बढ़ती है। ठीक है, लिखा हुआ है। अ वेव मोशन is a kind of disturbance which travels through a medium due to repeated vibration of particle। एक बात ध्यान में, मैं आपको बता दिया है, मैंने अब पहले ही बताया आपको कि वेव मोशन हमेशा पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से ही आगे बढ़ती है। अगर किसी मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकता तो वहां पर वेव मोशन पॉसिबल नहीं है, वहां वेव नहीं चलेगी। ठीक है भैया, इस तरीके से एनर्जी दी आपने, यहाँ पर ये पार्टिकल जैसी इसको एनर्जी मिली तो ये क्या हुआ, इस तरीके से या इस तरीके से ऑसिलेट करने लगा और इसने अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल पे ट्रांसफर कर दी। उसके अंदर भी ऑसिलेशन हुई और इस ऑसिलेशन की वजह से इसके पास एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसके पास ऐसे, इस तरीके से आपकी ये वाली एनर्जी इधर पहुंच गई। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? वेव मोशन कहते हैं। आगे बढ़ते भैया, ये ध्यान रखना कि वेव मोशन में इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी दोनों ही क्या होता है भैया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है ड्यू टू रिपीटेड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा और वेव मोशन क्या होगी? आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है भैया, एग्जाम्पल ये दे रखा है तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ठीक है, तो वेव मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो इन वेव मोशन द डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसी की वजह से क्या होती है? वेव मोशन आगे बढ़ती है। यहां पे लिखा हुआ है नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भैया, यहां पर केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल अपनी ही जगह पर क्या करता है? ऑसिलेट करता रहता है। कह रहे आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल से थोड़ी देर बाद एनर्जी को प्राप्त करेगा। बताइए भैया, जो चीज आगे रहती है वो बाद में एनर्जी को प्राप्त करती है, जो पीछे रहती है मिल जाती है उसको पहले ही, है ना? लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि जब आप वेव मोशन की बात करते हो तो वहां पर पार्टिकल और एनर्जी दोनों ट्रेवल करते हैं। तो जो एनर्जी आप पे आई है, सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेव आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से नहीं आती है। पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहता है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वेव वेलोसिटी की वजह से आप तक पहुंच पाती है। समझ गए भैया? देखिए, पार्टिकल तो अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा ना, वेव आगे बढ़ेगी, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा, वेव आगे बढ़ेगी, पार्टिकल अपनी। तो ये जो आपके पास वेव पहुंची है वो वेव वेलोसिटी की वजह से पहुंचती है, ना कि पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से। समझ गए? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया बात करते हैं। यहां पर ये ध्यान रखना कि जब मैं एक पार्टिकल की बात करता हूं तो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है। पहले वो मीन से कहां जाता है? एक्सट्रीम पर। फिर वो कहां पे आता है? फिर वो कहां जाएगा? एक्सट्रीम पर। फिर वापसी कहां जाएगा? तो भैया जब ये ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। जब ये नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। यानी वेव पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। क्या होती है? तो वही लिखा हुआ है भैया, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है? वेरिएबल, अलग अलग होती है। ठीक है भैया, लेकिन जो वेव होती है अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही है तो वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर ही चलेगी। यानी वेव वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है भैया, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट, पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल। आगे बढ़िए भैया, बात करते हैं भैया। ठीक है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव भैया ये ध्यान रखना वो वेव होती है जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। द मीडियम मस्ट बी पोजेस प्रॉपर्टी लाइक इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन। कह रहा है भैया अगर किसी मीडियम में वेव मोशन हो रही है या वेव आगे बढ़ रही है तो उस मीडियम के पास ध्यान रखना कि उसके जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उनके पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया। साथ साथ में वो मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी, ताकि वो पार्टिकल को क्या करे? मीन की तरफ रिस्टोर कर सके। और तीसरा, उस पार्टिकल के ऑसिलेशन के लिए मीडियम क्या करे? सपोर्ट करे। यानी फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम। समझ गए भैया? तो ये ध्यान रखना इनर्शिया क्या रोल प्ले करता है। तो इनर्शिया भैया जब हम एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल कहां जाता है? एक्सट्रीम पर। फिर इलास्टिसिटी की वजह से क्या यहाँ पे आता है? मीन पर। लेकिन वो मीन पर आके रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया होता है। इनर्शिया की वजह से वो फिर कहां चला जाता है? एक्सट्रीम पर। फिर वापसी कहां आता है? किसकी वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो भैया इनर्शिया क्या करता है भैया? पार्टिकल को मीन पे नहीं रुकने देता। ठीक है, आगे बढ़िए। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का काम क्या भी है? तो पार्टिकल को मीन की तरफ रिस्टोर करना।
ठीक है। तीसरा मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन होने से पार्टिकल बहुत देर तक ऑसिलेट करेगा, और पार्टिकल अगर किसी मीडियम का बहुत देर तक ऑसिलेट करता है तो उस मीडियम में वेव क्या होती है, बहुत दूर तक और बहुत देर तक आगे बढ़ती रहती है। ठीक है भैया। अब देखिए भैया मैकेनिकल वेव, तो भैया हमारे पास मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए माध्यम यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। वाटर के अंदर जो वेव आती है, वाटर वेव, साउंड वेव और सिस्मिक वेव। आपको पता है सवेरे अर्थक्वेक भी आया था 5 बजे, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इतने सालों में, इतने सालों में मतलब ये लगा लो 2-3 हजार सालों में पहली बार दिल्ली के पास ही सेंटर मिला है। सेंटर दिल्ली में मिला, आपको पता है, 5 किलोमीटर। समझ रहे हो मत, इसका मतलब यहां पर भी ऐसी कोई जगह है जहां पे भूकंप आने की संभावना है भाई। अब तक या तो सेंटर होता था नेपाल में या भुज में, या अब दिल्ली के बीच में सेंटर है एकदम, समझ गए। और वो सेंटर मिला हमारे किरमाड़ा के घर के नीचे, 5 किलोमीटर नीचे। अब सेंटर तेरे घर के नीचे है, न्यूज में देखियो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की, तो हमें जो पढ़ना है यहां पर, एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव में वेव मोशन है, ये क्या है, वेव मोशन। तो पार्टिकल की मोशन इस तरीके से होगी, पार्टिकल वेव मोशन यानी पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की बात करूं तो इसमें वेव की मोशन इस तरीके से है, तो पार्टिकल भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। समझ गए भैया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ये बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव पे एग्जांपल ध्यान रखना आपका कि भैया क्या है, वेव्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला, वेव्स इन द गिटार स्ट्रिंग। गिटार को ऐसे झरक मारोगे तो गिटार के पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, और वेव क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। कोई टाइट रस्सी में से झरक मारो तो भैया टाइट रस्सी के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वेव आगे बढ़ती है, यानी वो भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। स्टील चद्दर या किसी के अंदर ठक ठक करो, दीवार के अंदर ठक ठक करो तो पार्टिकल वेव आगे बढ़ती है, और पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करता है, ऑसिलेट करता है। समझ गया भैया। तो ये सारी क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एग्जाम लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या भैया, मोशन ऑफ साउंड वेव है ना, मोशन ऑफ साउंड वेव हो गया आपका, ठीक है। मोशन ऑफ वाटर वेव्स, ये सब क्या है भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना कि ये इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ के आते हैं कि भैया किस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव चलती है, कहां चलती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां चलती है। तो आपको इन पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्टकट वर्जन में बताता हूं, जिसका मेन कंटेंट है वो कह रहा है भैया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अगर मैं बात करूं तो वो सरफेस पे चलती है। कहां चलती है, सरफेस पे चलती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो वॉल्यूम में चलती है। कहां चलती है, सरफेस कहां कहां पे होती है, तो भैया देखिए तबले की मेम्ब्रेन भी एक सरफेस है, दीवार भी एक क्या है, सरफेस है। अगर वहां पे एनर्जी दोगे तो वहां पे किस प्रकार की वेव आएगी। अच्छा, पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी की भी सरफेस होती है, और पानी की सरफेस को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं इसे, तो सरफेस टेंशन की वजह से पानी की जो सरफेस होती है वहां पर भी क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन पानी के अंदर कौन सी वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पेस में कौन सी वेव चलेगी, लॉन्गिट्यूडनल। मीडियम के स्पेस में, मीडियम जो होता है ना, मीडियम, मीडियम के वॉल्यूम में कौन सी वेव चलेगी, ठीक है, समझ गया। पानी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव, पानी के सरफेस पे ट्रांसवर्स। ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है मैंने, पढ़ने में अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन कनेक्टेड विद वेव मोशन। पहले क्या भैया, एम्पलीट्यूड क्या है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है तो मीन से एक्सट्रीम की सबसे ज्यादा दूरी जो होती है पार्टिकल की, मैक्सिमम दूरी को, उसको हम क्या कहते हैं भैया, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक ऑसिलेशन को हम कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल जितना टाइम लेता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ध्यान रखो, ओमेगा इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में टी, या थीटा अपॉन में टी। समझ गए, ये ध्यान रखना। वेवलेंथ क्या होती है, तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ
या एक वेव की कुल लेंथ तो हम क्या कहते हैं भैया, वेव लेंथ कहते हैं। आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें देखिए कंप्रेशन फिर रेयरफिक्शन, फिर कंप्रेशन बना, एक ही जगह पे बन रहा है, ये एक ही लोकेशन में बन रहा है, बस टाइम के साथ आगे बढ़िए, टाइम है, टाइम के साथ हमने देखा कि वो एक पहले वो कंप्रेस हुई, फिर क्या हुई, एक्सटेंड हुई, फिर टाइम बीता, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई। तो ये एक ही पॉइंट पर है, बस ये आगे अगर डायग्राम बन रहा है तो इसका मतलब टाइम बीत रहा है, एक ही पॉइंट के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है भैया। तो ये कैसी कौन सी वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या चलती है, ला। अच्छा वेव नंबर क्या होता है, तो 1 मीटर के अंदर जितनी वेव बन जाए, 1 मीटर के अंदर, उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। देखिए मतलब 1 मीटर के अंदर मान लीजिए ये 1 मीटर है, यहां से लेके 0 से लेके 1 मीटर है ना, तो यहाँ पर कितनी वेव बन रही है आपकी बेटा बताओ, 3। तो वेव नंबर कितना होगा, 3। 1 मीटर में जो कुल वेव बनती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। आपने इसका फॉर्मूला जरूर देखा होगा, 1 बाय में लैम्डा होता है वेव नंबर का। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, कुछ नहीं बेटा, आपको पता है वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वेव इन, तो भैया आपको पता है लैम्डा मीटर में कितनी वेव बनती है। अब अगर लंबाई लैम्डा है तो लैम्डा में तो एक ही वेव बनेगी ना, तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी, 1 बाय में लैम्डा। तो 1 मीटर में जो भी वेव बनती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। यहां से आया फॉर्मूला, केमिस्ट्री में सीधा सीधा लिख देते हैं, आप रट लेते, ठीक है। तो यहां से आया 1 बाय में लैम्डा, किसका फॉर्मूला है, वेव नंबर। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, इस फॉर्मूला ध्यान रखो, ज्यादा इसका वो डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले बता रखा है, अगर पढ़ना तो आप देख लेना, ठीक है। कि के जो होता है इसे कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा। इसे कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिखा होगा, मैंने ये लिखा हुआ प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, के की वैल्यू 2 पाई अपॉन में लैम्डा होती है, ठीक है भैया। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो भैया आपको वेव वेलोसिटी वेवलेंथ आप के बीच में आपको रिलेशन निकालना। तो आपको पता है कि वेव की लेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ लैम्डा होती है, क्या होती है, एक वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और इस लेंथ को कवर करने में टाइम कितना लगता है, कि अब एक वेव को कवर करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। तो भैया आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की वेलोसिटी जो होती है वो भैया लेंथ अपॉन में टाइम होती है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव की वेलोसिटी की, तो वेव की वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ v से। लेंथ कितनी है वेव की, लैम्डा, टाइम कितना है t, तो v इक्वल्स टू में लैम्डा 1/t हो जाता है। 1/t आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां से आपको पता लग गया भैया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ो, ये सब क्वेश्चन देख लेना, आसान है वाला। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इन अ स्ट्रिंग, इसे याद रखना, डेरिवेशन नहीं आती है, ठीक है, डेरिवेशन बहुत रेयर ही आएगी, आएगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस है। कह रहे जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, कितना टाइम, टेंशन बोले तो फोर्स, ठीक है। दूसरा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इस स्ट्रिंग के मास पर यूनिट लेंथ पर भी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ पे, यानी m अपॉन में l पे भी डिपेंड करती है ना। तो भैया फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोल रखा है भैया। अच्छा इसको हम लिख देते हैं स्मॉल m अपॉन में, इसको लिख देते हैं कैपिटल M अपॉन में स्मॉल l को क्या लिख देते हैं, स्मॉल m, ठीक है भैया। उसके बाद आप इसको जानते ही हो, k t की पावर क्या हो गया a, स्मॉल m की पावर क्या हो गया b, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है ना, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन फोर्स है, तो m LT-2 हो गया है ना, ए हो गया। और ये क्या मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एम एल की पावर -1, ये भी हो गया। उसके बाद अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखते हो इधर एम है, इधर एम नहीं है, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। इस तरीके से इधर एम की पावर क्या हो जाएगा, ए और बी, एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए और एल की पावर -बी, तो एल की पावर ए -बी हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा आपका -2a। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी आपकी हाफ, और आपकी बी की वैल्यू आएगी आपकी -हाफ, ठीक है भैया। इस सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे तो आपको दिखेगा वेलोसिटी इक्वल्स टू में के टी की पावर हाफ और एम की पावर -हाफ। -हाफ को पॉजिटिव करने के लिए उसके नीचे ले आओगे, तो ये टी की पावर हाफ और एम की पावर भी क्या आ गया, हाफ आ गया। इसको आप लिखोगे के इक्वल्स टू में √t अपॉन में एम, और के की वैल्यू 1 होती है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या आता है, √t अपॉन में। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा आता है, चैप्टर नंबर 1 से भी पूछ सकता है और यहां से भी पूछ सकता है।
फॉर्मूला ध्यान रखना क्योंकि काफी काम का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया, ये सब याद रखना, ठीक है। ये सेम वही डेरिवेशन है, उसी तरीके से डायमेंशन। अगर मैं बात कर दूं भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर किस पे डिपेंड करता है? उसकी इलास्टिसिटी पे, साथ साथ में उसकी डेंसिटी पे। इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही होता है जो प्रेशर का होता है, ये भी ध्यान रखना। प्रेशर का होता है ml की पावर -1 t की पावर -2। डेंसिटी का डायमेंशन का होता है ml की पावर -3। सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला आ रहा है ई रो अंडर रूट में अपॉन में m, लेकिन ये बहुत कम आता है। तो आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसके अंदर निकालनी है? सॉलिड के अंदर। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड सॉलिड के अंदर होती है इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी का अंडर रूट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिक्विड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गैस। तो गैस के अंदर अगर आप लॉन्गिट्यूडनल, देखिए हम जो साउंड बोलते हैं, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और आपके आपके पास जो मेरा साउंड पहुंच पा रहा है वो गैस के थ्रू पहुंच पा रहा है। तो यानी मैं जो बात कर रहा हूं वो भी क्या है? यही है जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वही चीज है, ठीक है भैया। तो कह रहा है लिक्विड और गैस के अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है? तो भैया ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड लिक्विड या गैस के अंदर किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पर, और साथ साथ में डिपेंड करती है भैया डेंसिटी पर। किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर और डेंसिटी पर। इस फॉर्मूले को बिल्कुल सेम ऊपर की तरह सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है P अपॉन में रो, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, कौन सा साउंड बोले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर या लिक्विड। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया गया है। तो भैया अंडर रूट P अपॉन में रो किसकी वेलोसिटी होती है? साउंड की वेलोसिटी। किसके अंदर? एयर के अंदर। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। अच्छा, वही ऊपर ही सेम ही है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना, न्यूटन्स एरर लैपलास करेक्शन भी है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर ये आएगा तो इस चैप्टर से केवल यही आएगा और 5 नंबर का आएगा, तो ध्यान रखना भैया, ठीक है। डेरिवेशन और इसका, इसके ऊपर एक और टॉपिक बेस्ड है, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा बार आ रखा है। ठीक है। न्यूटन्स एरर क्या कह रहा है भैया, सुन लीजिए। न्यूटन्स एरर कह रहा है भैया कि न्यूटन एरर लैपलास करेक्शन पहले देखिए। न्यूटन आए, न्यूटन ने बोला भैया कि जो साउंड की स्पीड होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, वो जब साउंड एयर के अंदर चलती है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है ये? मतलब जो रेयर फ्रिक्शन बनता है और जो कंप्रेशन बनता है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होने का मतलब है कि भैया रेयर फ्रिक्शन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि भैया ये जो, जहां पे कंप्रेशन में जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो नहीं बढ़ता, वो भी टी रहता है, और रेयर फ्रिक्शन में टेम्परेचर घटता है, वो भी नहीं घटता, वो भी टी रहता है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? हीट का लेन देन हो रहा है। अब इन्होंने प्रूफ किया, फिर इन्होंने बोल के मर गए, ये बोल करके मर गया कि भैया जो साउंड का प्रोपोगेशन है साउंड के अंदर, वो कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। और इन्होंने कहा कि भैया, ये मैंने लिखवा रखा तो इसको आप देख लेना, ठीक है, वही जो मैंने बोला, ठीक है, कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भैया। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन दोनों का पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है? सेम रहता है। जो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता, इसलिए क्योंकि वो कंप्रेशन वाला पार्ट रेयर फ्रिक्शन वाले पार्ट को अपनी हीट दे देता है, एक्सचेंज कर देता है, इसलिए दोनों जगह का टेम्परेचर क्या होता है? सेम रहता है। अब इसको चलो प्रूफ करते हैं भैया, बात करते हैं भैया कि इन्होंने किस आधार पे कहा। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है भैया? बल्क मॉडुलस अपॉन में प्रेशर, या ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा बल्क मॉडुलस क्या है भैया? आइसोथर्मल है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू में के होता है, पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है? अगर मैं देखूं तो अगर मैं दोनों साइड में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने और इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है? डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बार P बाहर आएगा, P को डिफरेंशिएट किया मैंने, एक बार V बाहर जाएगा तो P को डिफरेंशिएट किया, बराबर में क्या आ गया? 0। अब मैंने क्या किया, इसको यहीं पे रखा, इस वाले टर्म को उधर ले गया तो क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, उसके बाद हम देख रहे हैं भैया कि हमारा जो बी डीवी आ रहा है वो क्या है? माइनस वीडीपी के बराबर है। तो भैया हमने यहां से पी की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाली, डीवी को हम क्या ले गए? यहाँ पे ले गए। तो आप देखोगे कि ये मामला बनने वाला है, अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला सिंबल, ठीक है, तो ये वी इसके नीचे आ गया,
डीपी ये आ गया, इनटू में ये वॉल्यूम क्या हो गया, इधर आ गया। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को, ये जो ऊपर है, इसको मैं ऐसे नीचे लगा सकता हूं, बोला हाँ? तो ऊपर क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। उसके बाद क्या नीचे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेटा बल्क मॉडुलस। का मतलब बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, प्रेशर के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, इसका मतलब अगर जो मेरा फॉर्मूला जो बल्क मॉडुलस वाला ये वाला है, उसमें बल्क मॉडुलस के यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, प्रेशर। तो भैया आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। और ये किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, क्योंकि जो साउंड चलता है वो किसके अंदर चलती है, एटमॉस्फेयर। ये किसकी डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की प्रेशर की बात करूं तो 1 एटीएम यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की बात करूं तो वो होता है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यों। भैया इसके अंदर अगर आप वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को डालते हो तो आप देखोगे आपका न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी आ रही है 280, विच इज इनकरेक्ट, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि एक्चुअल वैल्यू से करीबन 15 से 20% के आसपास क्या आ रही है भैया, कमी आ रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला भैया न्यूटन ससुरा गलत था। अब आए भैया लैपलास, एक बड़े सज्जन सुशील कन्या थी ये, नहीं सॉरी लड़का था। लैपलास ने बोला भैया साउंड का प्रोपगेशन एयर के अंदर आइसोथर्मल नहीं है बाबा। क्यों, क्योंकि भैया साउंड एक इंसुलेटेड चीज है। अगर जो कंप्रेस्ड पार्ट होगा वहां की जो हीट है ना वो उतनी रहेगी, और जो रेरिफाइड पार्ट रहेगा वहां की भी हीट इतनी रहेगी। बस जब कंप्रेशन होगा तो हीट कम दायरे में आएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रेयर फ्रिक्शन होगा तो हीट क्या होगी, फैल जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर का बदलाव होता है, और यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड एक सॉरी एयर एक क्या है, इंसुलेटर है, यहां पर हीट का लेन देन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इन्होंने भैया एक्सप्लेन किया अपने आप को, एयर पुअर कंडक्टर है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड काफी तेज होती है, इसलिए टाइम नहीं मिलता हीट के एक्सचेंज का। अब हमने भैया इनको चेक किया, तो हमने कहा भैया चलो इनके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है आपको पता ही है, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए। आपको पता है भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है, के होता है। तो हमने दोनों साइड में क्या किया भैया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखोगे एक बार पी बाहर आएगा, वी की पावर गामा अंदर जाएगी, ठीक है भैया। उसके बाद ये प्लस है बेटा, ये इनने बच्चे ने गलती कर दी है, ठीक है। एक बार वी की पावर गामा जो है आपकी बाहर आएगी, पी अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पे गलती किया, मैं सही कर देता हूँ उसको, ठीक है। इसको लीजिए डी पीवी गामा इक्वल्स टू में डी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा तो पी बाहर आएगा, वी गामा अंदर रहेगा, फिर वी गामा बाहर जाएगा, पी अंदर रहेगा, और इसको क्या होगा, डीके में जो पड़ता है उसके नंबर क्या आते हैं, 0 पी। अब अगर आप देखोगे तो इसको क्या लिखे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इसका कहता है भैया कि गामा आगे आएगा, वी की पावर 1 कम हो जाएगी, फिर क्या लिख दोगे बीच में, डी वी। पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है ना, ठीक है। अब यही है, कुछ कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है। डी एक्स की पावर एन है और डी एक्स है, तो आप इसको क्या लिखते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बोलो हाँ। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स, यही तो लिखोगे। तो वही तो मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। और क्या हुआ, वी की पावर गामा इंटू में डी पी बराबर में क्या आ गया, 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, पी की वैल्यू निकालनी है, 3। हाँ, तो हमने क्या किया, गामा पी को यहीं पे रखा, गामा पी को यहीं पे रखा। इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको लिख दूंगा वी की पावर गामा अपॉन में वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हो गया आपका डीवी, डीवी ऐसे लिख दिया। इसको पल्ली साइड में लेगा तो ये क्या हुआ, माइनस वी की पावर गामा डीपी। तो ये और ये क्या हो भैया, कैंसिल हो गई, है ना। तो आप देखोगे गामा पी और ये क्या हुआ, स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया आपका ये, और ये हो गया माइनस डीपी। तो भैया ये उधर जाएगा तो ये क्या होगा, गामा पी इक्वल्स टू में माइनस डीपी अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस। तो इन्होंने बोला भैया बल्क मॉडुलस की वैल्यू पी के बराबर नहीं है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी के बराबर है। किसके बराबर है, तो इन्होंने भैया सीधा यहाँ पर लिख दिया बल्क मॉडुलस के यहाँ पे गामा पी अपॉन में रो है। गामा की वैल्यू हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम गैसेस जो होती है वो डाई एटॉमिक होती है, और डाई एटॉमिक गामा क्या होता है, गामा आपको याद है ना भैया, सीपी अपॉन में सीवी का रेशियो, और ये क्या होता है 1.4 आता है डाई एटॉमिक गैस के लिए, अगर आपको याद होगा केटीजी में मैंने कराया था,
ठीक है भैया। तो चलो भैया वैल्यूज रखते हैं, इसको लिखते हैं भैया 1.4, प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, डेंसिटी 1.3। सॉल्व किया तो भैया हमारा आया क्या, 331.3, विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द आर्ग्यूमेंट, मतलब ट्रू वैल्यू तो बहुत क्लोज है, सो द लैप्लास क्या भैया सही, जबरदस्त आदमी है। अच्छा यहां पर भैया कुछ बातें बताई गई हैं, उसे आपको ध्यान रखना है। देखिए ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे लगा दिया क्या तुमने, किस पे थे? 15, 16, 26, 32, 39। यहाँ पे इतने जल्दी ढूंढना आ गए थे, यहाँ पे थे, ठीक है। स्टैंडिंग वेव, ठीक है भैया, दो प्रोग्रेसिव वेव जो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, तो जब मिलती है तो क्या बनता है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा जहां पर एम्पलीट्यूड जुड़ने पर उनका बढ़ जाता है उसको कहते हैं एंटी नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड आपका 0 आता है वहां पर क्या कहते हैं भैया नोड। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि नोड के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, एंटी नोड के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा हर पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है, सेम रहता है। तो भैया आपको पता है इतने टाइम पीरियड में ये भी ऊपर जा रहा है, इतने टाइम पीरियड में ये इतना ऊपर जा रहा है, इतने टाइम पीरियड में ये इतना ऊपर जा रहा है, इतने टाइम पीरियड में ये इतना ऊपर जा रहा है, इतने टाइम पीरियड में ये इतना ऊपर जा रहा है। तो सबसे ज्यादा ऊपर कौन जा रहा है, एंटी नोड वाला पार्टिकल। तो एंटी नोड वाला पार्टिकल सबसे उतने टाइम में सबसे ऊपर गया, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी, और नोड वाला पार्टिकल वहीं बैठा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी होगी 0 होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। दो एंड नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है। इसी प्रकार से दो एंटी नोड के बीच की दूरी भी λ/2 होती है, लेकिन एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/4 होती है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा नोड का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाता एनर्जी होने के बावजूद भी, इसलिए उसका पर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और एंटी नोड का पार्टिकल एनर्जी होने अपनी एनर्जी को क्या करता है, यूज करके वो ऑसिलेट करता है, ठीक है भैया। तो इसलिए उसकी एनर्जी का प्रेशर उसके ऊपर क्या होता है भैया, मिनिमम होता है। टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव का आपको बताया था, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। तो दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव के जुड़ने पर जो बनती है उसे क्या कहते हैं भैया, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और जो दो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव के जुड़ने से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव, तो भैया अपने को कैलकुलेशन करनी है। एक वेव ये जा रही है और ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, वो ये रिफ्लेक्ट होके आई है। अच्छा देखो केवल डायरेक्शन चेंज हुई है, फेज इसका भी पॉजिटिव है इसका भी फेज है, इसका मतलब ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है। क्या हुई है, ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दोनों वेव्स आपस में जुड़ेंगी तो जो नई वेव बनने वाली है वो दोनों के सम के बराबर होगी। ये ए साइन ओमेगा टी पहली वेव, दूसरी वेव ये। अच्छा यहां से ए दोनों में से कॉमन ले लो, साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करोगे, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको पक्का कॉपी में कर लेना आप लोग, ठीक है भैया। तो आपका क्या आ रहा है भैया, जो नई वेव बनी है वो ये, तो ये दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या है ये, जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिख जाए तो वो इक्वेशन किसकी होगी, स्टैंडिंग वेव की। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की, तो ये ध्यान रखना कि जहां पर साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में होंगे वही क्या होगी, आपकी स्टैंडिंग वेव होगी। जहां पर केवल साइन और स्टैंडिंग वेव हार्मोनिक नहीं होती, स्टैंडिंग वेव हार्मोनिक, ठीक है भैया। जो और बाकी केवल साइन जिसमें हो या जिसमें केवल कॉस हो तो वो स्टैंडिंग नहीं, वो क्या है, प्रोग्रेसिव या हार्मोनिक वेव है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही होती है, ठीक है। पोजिशन ऑफ नोड, देखिए भैया आपको बता दूं, नोड में ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है भैया, मैक्सिमम हो जाता है। सॉरी नोड में एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पोजिशन ऑफ नोड निकाल ले तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0। और आपको पता है भैया, आपको हर अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग एक्स पर आपको पता है अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल का, याद नहीं आता है। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए जहां पर भी आपको के एक्स दिख गया तो वो एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा, ये तो एम्पलीट्यूड है यही, लेकिन ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड के साथ जुड़ने वाली टर्म है। तो हम देख रहे हैं किसकी पोजीशन देख रहे हैं, एंड नोड की। नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। ये 0 है तो इसका मतलब cos के एक्स भी क्या होगा, 0। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे मत लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो cos के एक्स क्या होगा, 0। cos 0 कब आता है, तो आपको बता दूं cos की जनरल वैल्यू 0 जहां पे होती है, होता है 2n+1
π/2। कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल होगा, के एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई, है ना। तो अब यहां से आप इसको के की वैल्यू यहां पे रखोगे तो 2π/λ, एक्स एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। एक्स आ गया आपका ये, और ये बता रहा है भैया एक्स क्या है, दूरी, जहां जहां पर आपको क्या मिलेगा, केवल नोड, क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, पहला नोड, 0, वैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा नोड, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा इतनी दूरी पर आपको तीसरा नोड मिलेगा, एन की वैल्यू 4 रखोगे तो इतनी दूरी पर आपको क्या मिलेगा, चौथा नोड मिलेगा। मैंने नीचे लिखवा रखा है। फिर आते भैया ये नोड की पोजीशन का फॉर्मूला है, क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर नोड की पोजीशन का फॉर्मूला। तो आप एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, एन की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो आपका पहला नोड इतनी दूरी पर होगा। रस्सी देखी थी ना आपने, ये x यहाँ पर 0 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू में l है, तो बोलेगा कि भैया पहला नोड इतनी दूरी पर होगा, दूसरा नोड इतनी दूरी पर होगा, तीसरा नोड की वैल्यू इतनी आ रही है तो इतनी दूरी पर होगा। समझ गए भैया, तो नोड की पोजीशन बता रहा। फिर आ रहा है भैया पोजीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड के केस में आपका ये चीज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। कॉस मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू +-1 होती है, और कॉस की वैल्यू +-1 कब होती है, जब वो क्या होता है भैया, एन पाई होता है, यानी कि x इक्वल्स टू में एन पाई। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू में एन पाई, ये देगा फॉर्मूला केवल एंटी नोड की पोजीशन, क्या देगा, ठीक है। यहाँ पे 0 डालो तो आपका आपको पता लगेगा पहला एंटी नोड यहाँ मिलेगा, 1 डालो तो दूसरा एंटी नोड यहाँ मिलेगा, 2 डालो तो दूसरा एंटी नोड, ऐसे आपके नोड की पोजीशन आपको लगातार आती जाएगी। आगे बढ़ते भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है भैया। स्टैंडिंग वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कह रहे हैं सभी पार्टिकल जो उस मीडियम में है वो सबके सब क्या होते हैं भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। क्या करते हैं, केवल किसको छोड़ करके, नोड करके छोड़कर, नोड सारे पार्टिकल एसएचएम करेंगे, केवल कौन नहीं करेगा, नोड करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, एंटी नोड का। जीरो डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, सेपरेशन बिटवीन नोड और एंटी नोड क्या होता है भैया, समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको लिख रहा। नोड की वेलोसिटी ऑफ नोड पार्टिकल क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एंटी नोड पार्टिकल क्या होती है, नोड से एंटी नोड की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी भैया, बढ़ेगी। और एंटी नोड प्रेशर एंटी नोड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, सॉरी नोड पर, एंटी नोड पर मिनिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है एनर्जी का इस्तेमाल करके। लेकिन नोड का प्रेशर क्या होता है भैया, मैक्सिमम, क्योंकि वो ऑसिलेट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ ध्यान रखना। तो भैया ये दो वेव्स है, इन दोनों के जुड़ने पर आपकी जो नई स्टैंडिंग वेव बनी है, क्या बनी है, स्टैंडिंग वेव बनी है, उसमें आपको क्या क्या निकालना भैया, वेयर एक्स वाई इन द डिस्टेंस इन मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 मीटर हो। तो आप इसको और इसको लेकर के, अच्छा एक बार बता दूं, इसमें से एक को आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर प्लस करना पड़ेगा, गलत लिखा था ना, कुछ नहीं आता आपको, ये वाला क्वेश्चन। तो जोड़ोगे तो आपको इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन आएगी आपकी, ये आने वाली है, कहां गई भैया, ये इक्वेशन आने वाली है, ये आ गई आपकी स्टैंडिंग वेव। अब ये क्या बोल रहा है भैया, आपका एम्पलीट्यूड निकालना, कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो भैया एम्पलीट्यूड तो ये है, तो आप एम्पलीट्यूड लिख दोगे, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू में 0.1 कॉस के एक्स, के तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हटा दो के, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो 0.1 कॉस 0.1 सॉल्व करोगे, आपको पता लग जाएगा भैया कि इतना आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या कह रहा है भैया, देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपकी वेव ये है, कह रहा है कि ये जाके रिफ्लेक्ट होके आई और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी, तो नई स्टैंडिंग वेव बनाओ। तो भैया जुड़ी, तो भैया क्या होगा, ये वेव थी इंसिडेंट, ये हो क्या, ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। अच्छा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कहां से रिफ्लेक्ट होगी आई होगी, ओपन बाउंड्री से जुड़ने पर जो नई स्टैंडिंग वेव बनी है भैया, तो वो नई स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपकी ये आ रखी है, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है भैया। अब आ रहा है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनानी है। देखिए भैया स्ट्रिंग के दोनों एंड क्या करना है आपको, फिक्स करने हैं, और आपको याद होगा फिक्स एंड पर हमेशा क्या बनता है, नोड, क्या बनता है, तो अपने को पता लग गया भैया फिक्स एंड है तो नोड बनेगा, है ना। तो भैया अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने जर्क मारा तो वेव ऐसे गई, है ना, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, तो यहाँ क्या बन गया, नोड, और यहाँ क्या बन गया, एंटी नोड। अच्छा ये जो हमने फिक्स एंड किया है, फिक्स एंड मतलब रिजिड एंड, और रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव का फेज और डायरेक्शन दोनों क्या होगी, तो ये जो वेव रहेगी, अगर इस वाली वेव की इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस, तो इसकी क्या होगी, माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है भैया। दोनों वेव को जोड़िए, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है भैया। दोनों वेव को जोड़िए, जोड़ने के बाद आपकी नई स्टैंडिंग वेव ये आ रही है। अच्छा देखो के एक्स इस बार किसके साथ लगा है,
साइन के साथ, तो आपको इसके साथ एम्पलीट्यूड के साथ ये लिखना है, ठीक है भैया। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में आपको पता है इधर क्या है, नोड है, x इक्वल टू 0 पर, इधर भी क्या होगा, नोड होगा। तो हम कह रहे हैं एट नोड एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। तो नोड कहां मिल रहा है आपको, x इक्वल टू l पर, 0 पर भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप 0 रख दोगे ना यहाँ पर, तो कैलकुलेशन क्या होगी, अनडिफाइंड आ जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में यहाँ पर l से स्टार्ट करना है, समझ गया, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो हमने कह दिया भैया कि अगर नोड मिल रहा है l पर, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू, और आपको पता साइन थीटा 0 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई की टर्म में होती है। तो भैया हमने साइन, इसके यहाँ पर हमने साइन केएल लिख दिया, साइन केएल की वैल्यू क्या है भैया, साइन केएल की वैल्यू 0 है, 0 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा ये आ गया, मतलब कि वेवलेंथ आ गई है। अगर आप फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन करते हो, अच्छा जीरो मोड की वाइब्रेशन करो, जीरो मोड मतलब कि आप स्ट्रिंग को प्लग ही मत करो, छुओ ही मत, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वेवलेंथ का मतलब हो गया कि स्ट्रिंग में कोई वाइब्रेशन होगी ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन करोगे तो आप स्प्रिंग को स्टार्टिंग में प्लग करोगे, तो आप देखोगे कि उस केस में आपकी जो वेवलेंथ आ रही है वो रस्सी की लेंथ की क्या है, डबल है। इसका मतलब रस्सी में केवल आधी ही वेव बन पाएगी। अब देखो ना, वेवलेंथ फर्स्ट मोड की वेवलेंथ जो है वो 2l है, हमारी रस्सी की लंबाई कितनी है, l है। तो इसका मतलब इस l वेव में यहां से अगर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, l है, तो भैया इसमें केवल आधी ही वेव बनेगी, और वही रिफ्लेक्ट होकर आएगी, यानी दो नोड और एक क्या बनने वाला है, एंटी नोड, ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है रस्सी के अंदर जो वेव की रफ्तार होती है उसको देने के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, टी अपॉन में एम। तो आपको पता लग गया वेलोसिटी है, ठीक है भैया। वेवलेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फर्स्ट मोड की क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ होती है। वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको पता ही, यहां से निकाल लोगे, तो हम वेलोसिटी को भी रख रहे हैं, वेवलेंथ क्या रखिए, 2l अपॉन में 2l रखी ना फर्स्ट मोड की, तो ये होगी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन में 2l, समझ गया। अच्छा, सेकंड मोड में क्या होगा, एन की वैल्यू क्या आएगी, 2, एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू जैसी 2 हो जाएगी, तो आपको पता लगे सेकंड मोड की वेवलेंथ क्या है, रस्सी की लेंथ के बराबर है। इसका मतलब इस रस्सी में पूरी एक वेव बनने वाली है, वही रिफ्लेक्ट होकर आएगी, यानी एक नोड, दो नोड, दूसरी और तीन नोड, और एंटी नोड क्या हुआ, 2, समझ गए भैया। और फ्रीक्वेंसी वगैरह आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन नॉर्मल सी है, ठीक है। नीचे देखो, सबने किया था ये सब, आपने खुद किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, ये सब आपने खुद किया, ठीक है। फिर उसके बाद है भैया अल्लाह, ये तो सब, ये सब मत पढ़ना, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनको देख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इधर उधर से आने वाले नहीं है। ओपन ऑर्गन पाइप, देखिए भैया, ओपन ऑर्गन पाइप वो डिवाइस होता है जिसके दोनों एंड क्या होते हैं भैया, ओपन होते हैं। कैलकुलेशन वही है पुरानी वाली, साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा, ये वेव गई y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव की इक्वेशन तो वही रहेगी, फेज वही रहेगा, a साइन, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा, kx। इन दोनों के जुड़ने पर नई वेव बनी है ना। इन दोनों के जुड़ने पर जो नई वेव बनेगी भैया, उसमें अपने को क्या करना है भैया, ओपन एंड है ना, देखो दोनों एंड ओपन है, इसकी लंबाई कुल क्या है, एल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है ना। दोनों जुड़ी और जुड़ करके एक नई वेव बनाई, और नई वेव क्या है, y1 प्लस y2, ये जोड़ा, उसके बाद कैलकुलेशन की तो हमने देख लिया भैया, यही है। अच्छा, दोनों एंड ओपन है। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा, कॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जीरो के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे साइन लगा होता तो x इक्वल्स टू एल के लिए कैलकुलेशन करते, समझ गया। तो यहाँ पे जीरो है, तो हमने क्या किया भैया, एक्स यहाँ पर भी है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू एल, तो क्या होगा भैया, क्या बनेगा, ओपन एंड है ना, ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड, एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम, यानी के एल इक्वल्स टू में प्लस माइनस 1, और ये कॉस के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई लैम्डा, एल ऐसे लिख दीजिए, और प्लस माइनस 1 को यहाँ पे लगा दिए, एन पाई, कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपको पता लग जाएगी भैया वेवलेंथ, क्या पता लग जाएगी, वेवलेंथ ये आ गई। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट जीरो मोड करोगे तो भैया वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, मतलब कोई वेव बनेगी, है ना। फर्स्ट मोड करोगे तो वेवलेंथ जो भी बनेगी वो क्या होगी, रस पाइप की लेंथ की डबल होगी, पाइप की लेंथ की डबल होगी, इसका मतलब आधी वेव बनेगी, लेकिन आधी वेव में भी दोनों एंड पर क्या होगा, एंटी नोड। तो भैया ये ओपन ऑर्गन पाइप है, यहां पर भी एंटी नोड बनना पड़ेगा और इधर भी एंटी नोड बनेगा, और आधी वेव आधी चाहिए, आधी वेव मतलब कि ऐसा स्टैंडिंग वेव, लेकिन हम इसे बीच में से ऐसे काटेंगे तो आधी वेव, तो काट करके इसको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को उल्टा जोड़ देंगे ऐसे करके, तो दोनों एंड पर क्या बन गया, एंटी नोड, और बीच में क्या आ गया, नोड। ये ओपन ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट। अच्छा, देखिए साउंड है, ऑर्गन पाइप में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है, ये होती है।
तो हमें पता लग गया स्पीड, हमें पता लग जाएगी भैया फ्रीक्वेंसी, हम निकाल लेंगे, सॉरी अब वेवलेंथ पता की तो हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। ठीक है भैया, ये देखिए फर्स्ट मोड। सेकंड मोड में अन की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? यानी जो वेव बन रही है उसकी पूरी की पूरी लेंथ में आ जा रही है, और दोनों एंड पर क्या बनेगा? तो पूरी वेव मतलब ये ऐसे हुआ। आप एक काम करना, इसको काट लेना, काट के आधा पार्ट यहाँ पे आधा पार्ट यहाँ पर। ठीक है भैया, दोनों एंड पर क्या आ गया? एंटी नोड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको पता ही है वेवलेंथ आपको पता लग गई, वेलोसिटी आपको पता ही है अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो होती है। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे सेकंड मोड की, क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये रही, यहां से निकाल लोगे वेलोसिटी। वेवलेंथ क्या है? एल। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो आप देखोगे 2। ये क्या है? फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी, यानी सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की क्या होती है? डबल होती है। ठीक है बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप कुछ नहीं है, क्लोज ऑर्गन पाइप पर बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी। क्लोज ऑर्गन पाइप में इधर वाला एंड क्या होगा? क्लोज होगा, और ये वाला एंड क्या होगा? ओपन। तो ये क्या है? इंसिडेंट वेव, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है। ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव का फेस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, दोनों को सुपर इंपोज करा दीजिए। सुपर इंपोज कराने के बाद जो नई वेव बनेगी उसके साथ क्या लगाया भैया? साइन। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 से कैलकुलेशन यहाँ पे आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कैलकुलेशन कहां से करनी है? एक्स इक्वल्स टू एल से कैलकुलेशन करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? आपको पता है एल पर क्या है? एंटी नोड है, एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम साइन कब होता है? जब उसकी जनरल वैल्यू 0 होती है। इसे याद कर लेना, जिसके पास मैथ्स नहीं है हो सकता है उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। तो आपको पता लग गया भैया वेवलेंथ का फॉर्मूला यहां से ये आ गया। फर्स्ट जीरो मोड की वेवलेंथ में ये तो 0 हो जाएगा, -1 तो नेगेटिव है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहां से आपको फर्स्ट मोड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वेवलेंथ पता लग गया तो आपको पता है भैया फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। वेवलेंथ ये थी तो उल्टा हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया फर्स्ट मोड। इसका डायग्राम आपको याद है? फर्स्ट मोड में एन की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेव बन रही है उसकी ट्यूब की लेंथ से 4 गुना ज्यादा है। अब ट्यूब की लेंथ से 4 गुना ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इस ट्यूब में केवल 1/4 पार्ट आएगा। 1/4 पार्ट मतलब कि ये पूरी वेव होगी, पूरी स्टैंडिंग में होगी, इसका 1/4 पार्ट केवल यही हुआ। तो भैया आपने ऐसे बना दिया इसको, इस वाले पार्ट को केवल आपने ऐसे बना दिया। इधर क्या बन गया? नोड। इधर क्या बन गया? एंटी नोड। ऐसे ही आपका सेकंड मोड में डायग्राम दे रखा है, आपने खुद किया था ये, मैंने कुछ नहीं कराया था, सब बच्चों ने अपने आप से किया था। ठीक है भैया, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है भैया, आते हैं फटाफट थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। ठीक है, एक सेकंड हुआ।